हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 4, राइट। लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे मेरे साथ। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं, बस जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। बता दीजिए सबको आ चुके हैं सर। गुड इवनिंग एवरीवन। नित्या, उमा गुड इवनिंग। भक्ति, अदिति, श्रेया, अदिति गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। दोस्तों को बता दीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए बस। गुड इवनिंग सुधा, सॉन्ग मीडिया नेटवर्क गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। हाय धीरज माने, गुड इवनिंग। अभिषेक, ज्योति, कृतिका गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। हमारी क्लास बस शुरू हो चुकी है, राइट। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा। तो ये है जैसा कि रोज हमारा चलता है कॉन्टेस्ट। तो बाय चांस कुछ हो गया था तो कॉन्टेस्ट गलत अपलोड हो गया था टीम से हमारी, तो कोई बात नहीं। तो जो कॉन्टेस्ट हुआ कल, ठीक है, वो आज के लेक्चर का कॉन्टेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो उस कॉन्टेस्ट के विनर आप सभी के सामने है। फर्स्ट रैंक पर अगेन खुशबू गोस्वामी, सेकंड पर अब आए हैं सोवन दास, एंड थर्ड पर आए हैं बिष्टु प्रसाद एंड कृतिका अग्रवाल। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस। फर्स्ट रैंकर आपको मिलेगी फ्री आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज, और बाकी आप सभी आप एक साथ खेलेंगे मेगा कॉन्टेस्ट। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज को खत्म होने के बाद, इस लेक्चर सीरीज के खत्म होने के बाद फुल चैप्टर का, पूरे थर्मोडायनेमिक्स का एक बढ़िया लेवल का मेगा कॉन्टेस्ट होगा जो आपको देना होगा, और उसके विनर को मिलेगा पूरा कंप्लीट फ्री आईआईटी जैम का कोर्स, राइट। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। बस शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से शुरू कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का खेला, भगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का डर। मुझे बताओ, अब तक तुम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हो, क्या थर्मोडायनेमिक्स टफ लगी? 1% भी कहीं से ऐसा लगा यार ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, हमसे ना हो पाएगा, कहीं लगा तो बताइए। गुड इवनिंग मोहित। कहीं लगा तो मुझे बताइए कि आपको लगा हो कि यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं क्या है, मुझसे नहीं हो पाएगी फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। बहुत से लोगों को डर लगता है फिजिकल से, अरे फिजिकल बहुत टफ है, हम नहीं पढ़ते, हम तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ के नेट निकाल देंगे, कर लेंगे। अब मुझे बताइएगा थर्मोडायनेमिक्स अभी तक आपने इतना पढ़ लिया, आपको लगा बिल्कुल भी कुछ कहीं टफ है? बिल्कुल नहीं। नो सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट बात करूं तो हम 3 लेक्चर्स के अंदर नियरली अराउंड 30-35% थर्मो खत्म भी कर चुके हैं। क्रिम्सन जोसेफ, यस सर मुझे लगता है। ओके, गुड इवनिंग। तो आप लेक्चर्स देखिए क्रिम्सन, फिर देखते हैं कहां से टफ लगता है, ठीक है। उमा कह रहे हैं सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा, यहां से भी समझ में आएगा, क्योंकि हर दिन हम फ्रेश टॉपिक उठाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, कनेक्टेड है हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से। सो इट्स नेसेसरी फॉर यू कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए यार, इतने कम नंबर में कैसे हैं आप लोग? ऐसे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं बस, ठीक है। तो ये है हमारे कॉन्टेस्ट के विनर्स, ठीक है। सर पूरा चैप्टर खत्म हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 3 लेक्चर्स हुए हैं अभी सिर्फ, ठीक है। पूरा लेक्चर्स आराम से चलेगा, 15-20 लेक्चर होंगे कम से कम, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, इतना छोटा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस जल्दी से लाइक शेयर करते रहिए, नंबर इतना कम नहीं मिलना चाहिए मुझे लाइव के अंदर, जल्दी से, ठीक है। वीडियो को उड़ा दूंगा मैं, उड़ाने वाला हूं मैं वीडियो को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। चलिए जल्दी से लाइक शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जितने व्यूअर्स है उतने लाइक्स तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। जल्दी से लाइक कर दो जिसने नहीं किया अब तक, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने लोग सुनेंगे उतना मजा, ठीक है। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए, ठीक है।
आज हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनामिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट, ठीक है। कोफिशिएंट्स हम पढ़ने पड़ लिए थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में और थर्मोडायनामिक ऑफ स्टेट के बारे में, और टाइम बचा तो कुछ सीपीसीवी के रिलेशंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इधर देखिए, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी कुछ आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिया था। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हमें हीट देनी पड़ती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो होती है हीट कैपेसिटी। बफर हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो जाता है कई बार, ठीक है, ठीक हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हीट कैपेसिटी क्या होती है? amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितना अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज दी हीट कैपेसिटी, ठीक है। मान लो पानी बॉईल कर रहे हो आप, ये मैंने बी कर लिया, ठीक है। इसके अंदर H2O है, लगा दिया फ्लेम पर। अब इस पानी का टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर पर होगा, ये पानी, राइट, रूम टेम्परेचर पर होगा, यानी होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए मुझे कितनी हीट लगेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट इज नॉन एज हीट कैपेसिटी, ठीक है। ब्लर दिख रहा है तो आप अपनी उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करिए, ब्लर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव करिए, हो जाएगा वो ठीक। गुड इवनिंग। ओके, रुको, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, स्लाइड का। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है। 480 पर ब्लर नहीं है, राइट, ठीक है। अभी ठीक है। ब्लैक सर, लाइट रखो, लाइट ही है, ग्रीन कलर रखा है इसलिए मैंने, ताकि ज्यादा वो ना हो। अभी ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर किसी का भी बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट इज नोन एज दी हीट कैपेसिटी। वाटर का बर्न करना है, वाटर, गुड इवनिंग, ठीक है। वाटर का आपको करना है, मान लो, ठीक है, वाटर को आपको बॉईल करना है, या कोई भी आप सॉल्वेंट ले लेते हो लैब के अंदर, उसको बर्न करनी है, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट इज नोन एज दी हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में तो इतना कुछ नहीं है, एक चीज हमें ये पता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। इस बात को मत भूलना, ये कैसी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मोलर हीट कैपेसिटी, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी भी हमें पता है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का, मान लो मैं 1 मोल लेता हूं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उतना उसको कहते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी, राइट, है ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मैं 1 मोल लेता हूं, कोई भी 1 मोल सॉलिड ले लिया मैंने, 1 मोल वो ले लिया। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो ये आपको जानना है तो आप लास्ट लेक्चर पर जाइए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर पर जाइए, वहां मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव बताया था, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल का सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, दैट इज नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये हमें पता है ये क्या होती है? इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी
किसके आगे, किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आप मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लगा देते हो, उसका अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हो, उसका अमाउंट फिक्स कर देते हो, तो वो इंटेंसिव हो जाती है, क्योंकि अमाउंट पर वो डिपेंड करेगी नहीं, अमाउंट उसका फिक्स कर दिया, क्वांटिटी उसकी फिक्स कर दी, अमाउंट पर डिपेंड करेगी नहीं, तो हमारी कैसी हो जाती है फिर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर वो हमारी कैसी हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है। सो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी क्या होगी, ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात। अगर मैथमेटिकली मैं बात करूंगा तो आपकी हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से, और वो होता है dQ/dt। आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया और उसको बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी चेंज हुई, कितनी लगी, इनका रेशो देता है आपका heat capacity. C is equals to dQ/dt. Molar heat capacity intensive, right? Is entropy extensive property? Yes, entropy extensive होती है ना। एंट्रोपी को देखा, क्या बताया था मैंने, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। हाँ, एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है, बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। तो C is equals to में dQ/dt, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेना उसको क्या होती है, C is equals to dQ/dt। ये आपका मैथमेटिकली आपकी हीट कैपेसिटी को हम इस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एज वी नो दैट हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन। अब ये तो हमने अभी बताया कि पाथ फंक्शन होती है, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होती है। एज वी नो दैट हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन, सो वी हैव टू डिस्क्राइब द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या पाथ फॉलो करेगा, अब वो अपनी हीट कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी ले रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो वो हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। तो अब हमें बताना भी पड़ेगा कि वो टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो किस रास्ते से बढ़ा रहा है। हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है तो हमें उसका पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस रास्ते से अपना सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा इस चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर मैं डलवा दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं डलवा दूंगा पीडीएफ। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं सबकी एक साथ डलवा दूंगा, ठीक है, कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके, ठीक है, नहीं तो कल सुबह मुझे याद दिला दीजिएगा, कॉन्टेस्ट के टाइम पर डलवा दूंगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होती है तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, किस पाथ से वो चल रहेगी, ठीक है, किस पाथ से सिस्टम अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। सो पहला पाथ क्या होता है, हीट कैपेसिटी मतलब कोई भी सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ा रहा है, तो एक स्टेट से एक तरीके से दूसरी स्टेट पर जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, किस रास्ते से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट कैपेसिटी कर रहा है। तो दो पाथ होते हैं, दो पाथ होंगे। अगर सिस्टम हीट लेगा, हीट टेकन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट लेगा, हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर सिस्टम हीट लेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वो उसकी किस में चेंज करेंगे, इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मान लो, अब आते हैं, डेफिनेशंस का मामला बहुत हो गया, अब प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेकर तरीके से समझते हैं। मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर मान लो पहले पड़ा है ये रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 26 करना है, या फिर मैं कह दूं ये केल्विन में कितना हो जाता है 298 केल्विन। सो 298 केल्विन से अगर मान लो मुझे इसका टेम्परेचर 299 केल्विन करना है, तो जितनी हीट लगेगी टेम्परेचर यहां से यहां ले जाने के लिए इस सिस्टम को मुझे जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है, पाथ फंक्शन है, तो मुझे रास्ता भी बताना पड़ेगा कि किस रास्ते से वो हीट लेगा, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, वो रास्ते पे डिपेंड करता है, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा कि किस रास्ते से वो हीट लेगा। सर है तो वर्क भी हीट फंक्शन, पाथ फंक्शन, उस पर क्यों नहीं करते डिफरेंशिएशन, पाथ डिफाइन। वर्क डन आपका आएगा ना, उसको भी यहीं पे डील करेंगे। वर्क डन आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डीवी वॉल्यूम का चेंज देखते हैं, वो तो पहले ही एक तरीके का वॉल्यूम चेंज पर डिफाइन हो गया, वो तो आपका पहले से ही वॉल्यूम चेंज के प्रोसेस पर डिफाइन हो गया। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, लेकिन हीट कैपेसिटी पाथ वॉल्यूम दोनों से वेरी कर जाएगी, कि अगर सिस्टम हीट ले रहा हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और मान लो इफ सिस्टम हीट ले रहा हो कांस्टेंट प्रेशर पर, राइट। लेकिन जो वर्क डन हो गया वो सिर्फ क्या होता है, पीडीवी, तो वॉल्यूम चेंज पर डिफाइन कर गया, वो ऑलरेडी अपना पाथ बता देता है कि वॉल्यूम चेंज से हम मानेंगे कि पाथ फंक्शन है वो, और वॉल्यूम चेंज से मानेंगे कि वर्क डन हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है, तो वो जनरली वॉल्यूम चेंज का ही उसका पाथ रहता है, इसलिए उसको अलग से स्पेसिफाई कर नहीं पढ़ाते, ऑलरेडी समझ में आता है कि वो पाथ फंक्शन है, वॉल्यूम चेंज के रिगार्डिंग उसका जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम अब पाथ फंक्शन है हीट कैपेसिटी, तो हमें बताना पड़ेगा ये सिस्टम हीट ले रहा है किस रास्ते से ले रहा है। अगर हमने मान लिया कि हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर सिस्टम हीट ले रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो क्या करेगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, यानी डी कुछ आएगा, डी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इंटरनल एनर्जी पहले जो भी हो बाद में कुछ और आएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की चेंज होगा। कैसे तो इधर सुनो, ठीक है, क्या कह रहा है, हीट लेगा सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेगा, यानी इसका वॉल्यूम मान लो अगर V1 है, सिस्टम का वॉल्यूम मान लो अगर V1 है, तो वो V1 का V1 ही रहेगा, वो V1 से नहीं बदलेगा। लेकिन सिस्टम तो हीट ले रहा है, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, लेकिन सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम हीट तो ले रहा है, तो वो वॉल्यूम अगर उसका नहीं बदलेगा, वॉल्यूम वही का वही रहेगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, सर वर्क प्रेशर पे क्यों नहीं कर रहा? फिर वर्क का चेंज हम देख रहे हैं, चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? डीवी पर वर्क। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हमें कहां दिखती है, वर्क हमें कब पता लगेगा, जब कुछ ना कुछ चेंज होगा। और प्रेशर अगर किसी चीज का अंदर चेंज होगा तो वो हमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंज नहीं दिखाएगा, राइट। लेकिन अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा तो वो फिजिकली हमें पता लगेगा कि वर्क हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस में हमें दिखेगा, फिजिकल डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज के साथ हम देखेंगे, प्रेशर चेंज में हमें अगर सिस्टम का प्रेशर भी बदल गया तो फिजिकल चेंज उसमें नहीं दिखेगा, तो एक तरीके का वर्क हम नहीं मानते कि होगा। ठीक है, उसको रियल लाइफ से डील करते हुए ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, सिस्टम हीट लेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका चेंज होगा किसमें? उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा। ये तो हो गई वैसे समझाने वाली बात, लेकिन मैथमेटिकली इस बात को समझें तो हमें पता है फर्स्ट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आपका डी क्या होता है, डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस पी डी वी, तो यानी यहां पे आ जाएगा माइनस पी डी वी। अब सिस्टम हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, सिस्टम हीट ले रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट लेगा सिस्टम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट लेगा तो डीवी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, डीवी की वैल्यू जीरो होगी, तो ये चीज जीरो बन जाएगी, यानी डी यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू एट कांस्टेंट वी के। डी यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू एट कांस्टेंट वी के। ये बात समझ में आ गई। अगर सिस्टम हीट लेगा, डी क्यू करेगा, मतलब सिस्टम ने हीट ली है, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए सिस्टम ने हीट ली है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने ली है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो किस में चेंज कर रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। वर्डिंग्स के थ्रू बात समझ में आती है कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो हीट अगर सिस्टम ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज होगा ही होगा, और अगर वो हीट ले रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ये हमें पता लग गया मैथमेटिकली भी। सर कांस्टेंट भी कैसे हुआ, ये हम मान कर चले क्योंकि हीट कैपेसिटी हमारी पाथ फंक्शन है, यानी अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो किस रास्ते से करेगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक बार हम मान के चलेंगे कि सिस्टम हीट ले रहा है अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, और एक बार हम मानकर चलेंगे कि सिस्टम हीट ले रहा है अपना प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। प्रेशर को एक बार चेंज नहीं होने दे रहा सिस्टम अपना, और एक बार अपना सिस्टम अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहा। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, कांस्टेंट भी हम एज्यूम करके चलें कि एक बार वो वॉल्यूम कांस्टेंट पर लेगा, और अगर सिस्टम हीट लेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ये कहानी हमें समझ में आती है। ठीक है, अभी सुनो आगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी आ गई कि डी यू किसके इक्वल होता है, डी क्यू एट कांस्टेंट वी के इक्वल। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपको छोटी सी डेफिनेशन पता होगी, इसको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन मुझे यहां पर उसको यूज करना पड़ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बताता हूं कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, इसको अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर मुझे इसका जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं कि सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि डीएस जो होता है, एंट्रोपी में जो चेंज होता है सिस्टम की, वो डी क्यू बाई टी के इक्वल होता है, राइट। डीएस जो होता है वो डी क्यू बाई टी के इक्वल होता है, यानी यहां से मैं डी क्यू को भी क्या लिख सकता हूं, डी क्यू को मैं लिख सकता हूं टी इंटू में डीएस,
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमने पढ़ा था, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, इधर इधर इधर, ठीक है, हमने पढ़ा था मैथमेटिकली, हमने पढ़ा था मैथमेटिकली कि C क्या है, dq बाई dt है। हमने पढ़ा था मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी क्या है, dq बाई dt। सही है, ठीक है, तो ठीक है, आपका ये हो गया। अब अगर मैं CV की बात करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, C होता है dq बाई dt। अगर हीट कैपेसिटी चाहेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, dq बाई dt एट कांस्टेंट v, dq बाई dt एट कांस्टेंट v, ठीक है, dq बाई dt एट कांस्टेंट v। अब हमें पता है कि अगर dq कांस्टेंट v पर आता है तो वो किसके इक्वल है, du के। अगर सिस्टम हीट लेता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अपना वॉल्यूम नहीं बदलता लेकिन हीट लिए जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब करे जा रहा है, हीट लिए जा रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करता, तो वो किसके इक्वल होता है, du के। तो इसको मैं ऐसे भी फिर लिख सकता हूं, dq की जगह लिख दो du डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट v, du divided by dt at constant v। The most important relation of today's lecture, that CV is equals to में del u लिख लीजिए, du लिख लीजिए, एक ही बात है, del u by del t at constant v, del u by del t at constant v, the most important equation of today's lecture। बोलो बात समझ में आती है, बोलो ये समझ में आया, CV is equals to del u by del t at constant v कैसे आया, या ये सभी को क्लियर है, du बाई डी टी डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी कैसे आया, ये सभी को क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, जल्दी बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, ओके। अभी dq को मैं TDS भी लिख सकता हूं, तो एक CV का एक्सप्रेशन और ये बन जाएगा, T बाहर ds बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v। CV की वैल्यू और क्या बन जाएगी, TDS बाई dt एट कॉन्स्टेंट v, ठीक है, TDS बाई dt एट कॉन्स्टेंट v। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रहा हूं, जल्दी से लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा TDS बाई dt एट कॉन्स्टेंट v, ठीक है, ये आ गया समझ, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। सर लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, लास्ट स्टेप समझो, कहां से नहीं समझ में आया, C को हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, dq बाई dt। अगर C होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट कैपेसिटी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो हो जाएगा dq बाई dt एट कांस्टेंट v, और dq को मैं क्या लिख सकता हूं, dq एट कांस्टेंट v किसके इक्वल है, du के, dq एट कांस्टेंट v किसके इक्वल है, du के। तो जस्ट इस dq की जगह मैंने लिख दिया du, du। सर क्वेश्चन भी करवाओगे थर्मो के, क्वेश्चन आपको पता है अमन के कॉन्टेस्ट हमारे चलते हैं, प्लस में मैं क्लास के अंदर भी क्वेश्चन लेता हूं, राइट, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में भी लेता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन टॉपिक्स पर बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं वो मैं वहां भी लेता हूं, प्लस में मैं कॉन्टेस्ट में भी डलवाता हूं, ठीक है। टाइम बचेगा, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, टाइम बचेगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। सर ये क्लास कब तक चलेगा, नियरली 6:30 तक चलेगी, ठीक है। तो dq बाई dt एट कॉन्स्टेंट v, dq को मैं लिख सकता हूं du, और फिर ये लिख सकता हूं, और प्लस में dq को मैं TDS भी लिख सकता हूं। तो dq की जगह पर t तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है बाहर, ds बाई dt एट कांस्टेंट v, ठीक है। ये वाला सीरीज कम से कम 15 से 20 लेक्चर होंगे, आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। कॉन्टेस्ट कहां पे, कॉन्टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है www.ifsonline.com, ठीक है। थर्मो हो जाएगी 15 से 20 लेक्चर के अंदर, ठीक है, 15 से 20 के अराउंड। अभी लेक्चर नंबर 4 चल रहा है हमारा, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, राइट, आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, पूरा थर्मोडायनेमिक्स उड़ाएंगे यहीं यूट्यूब पर, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। इधर देखिए, अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस। आपको पहला प्रोसेस समझ में आ गया, CV क्या होगा, dq बाई dt एट कांस्टेंट v विच विल बी इक्वल टू du बाई dt एट कांस्टेंट v, और जिसको हम TDS बाई dt एट कांस्टेंट v भी लिख सकते हैं, ठीक है, कृतिका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखो, सेकंड स्टेप, सेकंड पाथ, हीट कैपेसिटी हमने बोला पाथ फंक्शन होती है, ठीक है। किस रास्ते से जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का रास्ता हमने समझ लिया, अब पढ़ते हैं कांस्टेंट पाथ का रास्ता, कांस्टेंट प्रेशर का रास्ता। अगर हीट लेता है सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर पे,
सिस्टम अपना प्रेशर चेंज नहीं करता। अगर सिस्टम लेता है हीट एब्जॉर्ब करता है, टेकन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो किस में चेंज करेगा? उसकी एंथैल्पी के अंदर। याद रखना अगर सिस्टम हीट लेता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। अगर सिस्टम हीट लेता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो उसकी एंथैल्पी में चेंज करेगा। ठीक है। आईएफएस कोई कॉन्सेप्ट चेकबुक फिजिकल के ऊपर? कॉन्सेप्ट चेकबुक आपको पता है आ चुकी है, हमारी अमेजोन पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेकबुक प्लस में आपके क्वेश्चंस की सबकी अवेलेबल अमेजोन पर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एंथैल्पी में चेंज करेगा। अगर सिस्टम हीट लेता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसकी क्या करेगा? एंथैल्पी में चेंज करेगा। वर्डिंग्स में बात कर ली, अब इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। एक फर्स्ट क्लास हमें रिलेशन पता होता है एंथैल्पी का, वो किसके इक्वल होता है? H इज इक्वल्स टू में U प्लस पीवी। एक बढ़िया सा रिलेशन हमें पता होता है, H किसके इक्वल होता है? U प्लस पीवी के। अगर इसका मैं डेरिवेटिव कर दूं, डिफरेंशिएटिंग कर दूं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर दूं इसको मैं बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? DH इज इक्वल्स टू DU, प्लस में एक बार प्रेशर को कांस्टेंट लिया DV, फिर प्लस में एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया DP। इतनी बात सबको क्लियर होगी? इतनी बात सबको क्लियर होगी? आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस PdP। सिस्टम हीट किस पर एब्जॉर्ब कर रहा था? कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी DP की वैल्यू जीरो। सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी DP की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। ये पूरी टर्म V इंटू DP जीरो हो जाएगी, V इंटू DP जीरो हो जाएगा, तो आपका DH क्या बन जाएगा? DU प्लस में PdV। DH आपका क्या बन जाएगा? DU प्लस में PdV। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है हम DU को क्या लिख सकते हैं? DU को क्या लिख सकते हैं? DQ प्लस W, है ना? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम DU को क्या लिख सकते हैं? DQ प्लस W, और प्लस W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस PdV। DU की जगह पर ये उतार दूं DQ माइनस PdV, DU की जगह पर ये उतार दूं DQ माइनस PdV, तो आपका DH क्या बन जाएगा? DU की जगह पर लिख दो DQ माइनस PdV, और प्लस का PdV ऑलरेडी है, ऑलरेडी रखा है, लिख दो प्लस का PdV और माइनस का PdV आपस में कट, DH किसके इक्वल आ जाएगा? आपका DH आ जाएगा DQ के इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर पे। आपका DH किसके इक्वल आ जाएगा? DQ के इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर पे। बोलो बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? बोलो बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? DH किसके इक्वल हो जाएगा? DQ एट कांस्टेंट P के। ऑर्गेनिक की आ रही है, बाकी भी आ जाएंगी, डोंट वरी, विद इन फ्यू डेज बाकी सब बुक्स भी आ जाएंगी। इनऑर्गेनिक की भी अवेलेबल है, फिजिकल की भी अवेलेबल है, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? DH आ जाएगा DQ एट कांस्टेंट P के इक्वल। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी इधर देखो, तो C की वैल्यू क्या थी हमारी? DQ बाई DT। अगर हीट लेगा सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये हो जाएगा DQ बाई DT एट कांस्टेंट P, एंड वी नो दैट हमने अभी निकाला कि DQ एट कांस्टेंट P पर किसके इक्वल होगा? DH के। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, फिर ये हो जाएगा DH बाई DT एट कांस्टेंट P। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, DQ रखता है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो उसकी एंथैल्पी के अंदर चेंज करेगा। एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होगी, तो यानी DH होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और DQ को मैं वापस TDS लिख सकता हूं। ये हो जाएगा TDS बाई DT एट कांस्टेंट P। TDS बाई DT एट कांस्टेंट P। क्लियर है? हाँ, ऑर्गेनिक की भी लेक्चर सीरीज चलेगी। पहले ये थर्मोडायनेमिक्स का खत्म हो जाए, फिर हम ऑर्गेनिक की भी लेक्चर सीरीज चलाएंगे। डोंट वरी। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पाथ समझ में आ गया हीट कैपेसिटी का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। जल्दी से लाइक शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। चलिए, ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा। लाइक शेयर करते रहिए, स्टेटस पर डालिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
हर जगह पर शेयर कर दीजिए इसको, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट प्लीज। ओके ओके, ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट कर देते हैं। Cp हमारा किसके इक्वल, dq बाई dt एट कॉन्स्टेंट P के इक्वल, क्योंकि C हमारा dq बाई dt एट कॉन्स्टेंट होता है, dq बाई dt होता है। अगर हीट लेगा सिस्टम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो इसके इक्वल हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने ये सॉल्व किया कि अगर सिस्टम हीट लेता है कांस्टेंट प्रेशर पर तो वो क्या करता है, उसकी एंथैल्पी में चेंज करता है। एंथैल्पी में चेंज करता है तो एंथैल्पी में चेंज करेगा dH बाई dt एट कांस्टेंट P होगा, एंथैल्पी में चेंज करेगा dH बाई dt एट कांस्टेंट P होगा। और dq किसके इक्वल होता है ऑलरेडी, TdS के, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा, हाँ प्रिंस कर झा, पूरा होगा पूरा होगा। ठीक है, सर नेट वाले भी देख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बाबूराम, क्यों नहीं देख सकते। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स है, चाहे नेट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, DU BHU जैम जामिया कोई भी हो, पूरा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है ये। ठीक है, सभी में यही क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट आते हैं, किसी के लिए कोई फर्क नहीं है। बेशक यहाँ में IIT जैम के हमने टैगलाइन डाल रखी है, लेकिन सभी के लिए है। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, जैम DU BHU CSA और नेट गेट कोई भी हो, सभी के लिए है ये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके बातें बताता हूं। ठीक है, एक दो बातें नोट करके बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो सुन लो, पेपर के अंदर उससे क्वेश्चन आता है। नोट करके लिख लो, काम की बात, काम की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ, heat capacity of liquid, heat capacity of liquid is greater than that of solids. Heat capacity of liquid is greater than that of solid. Heat capacity liquid की ज्यादा होती है solids के कंपैरिजन में। ठीक है, heat capacity liquids की ज्यादा होती है solid के कंपैरिजन में। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट that हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि किस केस में या किस कंडीशन के अंदर हीट कैपेसिटी आपकी इनफाइनाइट होगी? क्या कोई मुझे बता सकता है कि किस केस में आपकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होगी? सर केमिकल काइनेटिक्स मिलेगा इन लाइव, देखते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, प्यार दीजिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, उस अकॉर्डिंग देखेंगे हम। केमिकल काइनेटिक्स भी ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, ये बताइए मुझे किस कंडीशन पर ऐसा हो सकता है, अगर आपको पता है कि हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाए, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाए, किन कंडीशंस पर ऐसा हो सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? एट टीसी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टीसी पर हमारा फेज ट्रांजिशन होता है, सही है। ये कब होता है? ड्यूरिंग दी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। जब फेज ट्रांजिशन होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहे होते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहे होते हैं, तो आपकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। टीसी कंडीशन, ठीक है, टीसी कंडीशन, ठीक है, टीसी कंडीशन पर आपका ये हो जाएगा ड्यूरिंग रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। टीसी की कंडीशन पर आपका ये इनफाइनाइट होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्योंकि वहां पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्लियर है इतना सभी को? हीट कैपेसिटी समझ में आ गई सबको? हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी हो गई हमारी, हीट कैपेसिटी का मामला खत्म। ठीक है, हीट कैपेसिटी का मामला खत्म, हीट कैपेसिटी हो गई हमारी। अब चलते हैं हम आगे, और अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आइए थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे डिवाइड करने से du बाई dv एट कांस्टेंट t पर लेना है, टेम्परेचर कांस्टेंट पर लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t। इसको भी डिवाइड करेंगे dv से, इसको भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ds बाई dv एट कांस्टेंट t माइनस p, और dv बाई dv क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dv बाई dv क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये माइनस p बनेगा। ठीक है,
वीडियो स्टॉप हो गया, व्हाई, व्हाट हैपेंड? ओके ओके, वेट 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 वेट, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? हीट कैपेसिटी कैसे इनफाइनाइट होगा रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए? हीट कैपेसिटी आपका कैसे होगा इनफाइनाइट? तो अब जब रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन होती है तो सॉलिड से लिक्विड सिस्टम जा रहा है, तो जितनी आपकी हीट यूज हो रही है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो ट्रांजिशन में काम आती है। ठीक है, अभी देखो ये समझ में आ रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी वीडियो सही चल रहा है? मुझे बताओ पहले, अभी मुझे बताओ वीडियो सही चल रहा है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओके, अब सब सही है, अब सब सही है। ठीक है, ओके ओके, पूरी स्लाइड नहीं समझी? ठीक है ठीक है, पूरी स्लाइड समझा दूंगा, पूरी स्लाइड समझा दूंगा। अभी पहले एक वो डाउट क्लियर कर लेते हैं, नेटवर्क इशू। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू हमारा था। ठीक है, पूरी स्लाइड समझाता हूं, पूरी स्लाइड समझाता हूं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इधर देखना, इधर देखना, पूरी स्लाइड फिर से समझाता हूं। ठीक है, किसी ने पूछा, ठीक है, हाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओके ओके ओके, इधर देखो, किसी ने पूछा कि रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट कैसे होगी? ठीक है, जब आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन होता है, जब आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन होता है, पीटी फेज ट्रांजिशन, तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, मान लो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं हम, और सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो वो जितनी भी हम हीट देते हैं ना, वो सारी की सारी हीट जो हम देते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में वाटर को जाने में हेल्प करती है, वो सॉलिड से लिक्विड में वाटर को जाने में हेल्प करती है, वो आपकी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। लाइक दैट, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो रही है, 0 डिग्री पर ही मेल्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं होता हम कहते हैं 1 डिग्री आते तो हम कहते हैं पानी आ गया, 1 डिग्री आते तो हम कह देते हैं कि पानी आ गया। सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन ही नहीं रहा, लिक्विड ही लिक्विड है, पानी ही पानी है। तो सॉलिड से लिक्विड जब तक जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जब तक जा रहा है, जब तक फेज ट्रांजिशन हो रहा है, जब तक रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप उस ट्रांजिशन को कराने के लिए हीट दिए जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। और हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? आप तो हीट दिए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। बोलो, बात समझ में आई? हाउ इन द रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। समझ में आया? समझ में आया? ये स्लाइड दोबारा कराऊंगा, डोंट वरी, ये स्लाइड दोबारा कराऊंगा। पहले मुझे ये बता दो, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के अंदर हीट कैपेसिटी कैसे इनफाइनाइट होगी? समझ में आया सबको? वो समझ में आया? यस यस, ओके, गुड गुड गुड। तृप्ति, यस, आपका ही डाउट था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस स्लाइड को दोबारा पकड़ते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पे दोबारा चलते हैं। हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, मैं समझाने में लग गया था, मुझे नहीं पता लगा, वीडियो रुक गया है, नेटवर्क इशू आ गया है। ठीक है, दोबारा देखो, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। कैसे चलेंगे? हम चलेंगे फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ हमें पता है क्या होती है। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला du इज इक्वल्स टू में dq प्लस डब्ल्यू, w की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस पी डीवी। w की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस पी डीवी। और dq की वैल्यू सेकंड लॉ से क्या होती है, TDS के इक्वल। dq की वैल्यू सेकंड लॉ से क्या होती है, TDS के इक्वल। dq की वैल्यू सेकंड लॉ से TDS के इक्वल, तो du क्या हो जाएगा, TDS माइनस पी डीवी। वो बन जाएगी इक्वेशन, फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन जाएगी, du इज इक्वल्स टू TDS माइनस पी डीवी। अब क्या करना है, डिवाइड वन बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 1 को डिवाइड करो डीवी से, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो du बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। T ऑलरेडी लिख दिया। ds बाई डीवी, वॉल्यूम से डिवाइड करना है डीवी से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, माइनस p एज इट इज। dv बाई डीवी करूंगा तो वो कट जाएगा, dv बाई डीवी करूंगा 1 आ जाएगा। इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। बोलो, अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यहां तक स्लाइड ना समझ में आई हो तो बताइए। लाइक शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा। जल्दी से बताइए, ये क्या समझ में आया सबको? ठीक है, सबको समझ में आया? ये स्लोप जीरो होगा हम रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के दौरान। ठीक है, टीसी पर, राइट? ये सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो अब।
यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया सबको? बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नो डाउट नो डाउट, ओके ऑलराइट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, क्लियर है। चलो TdS बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस पी, हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू टी डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस पी। यही आया एक्सप्रेशन, यही आया एक्सप्रेशन। ठीक है सर, 32 नंबर में NIT मिल जाएगा क्या सर? प्लीज रिप्लाई, फिर मैं ड्रॉप करूं। मोहित, योर कैटेगरी डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। व्हाट इज द यूज ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज मैं बताऊंगा, इसकी एप्लीकेशन अभी निकलेंगी, फिर मैं बताता हूं आपको। रुको अभी जरा दिखाता हूं, पहले समझ लो इसको। ठीक है, दिखाता हूं इसकी एप्लीकेशन, समझाता हूं इसको, क्या इसमें से क्या बढ़िया क्रक्स निकलता है, क्या बढ़िया रिजल्ट निकलता है, देखोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, OBC से है, शायद मिल सकती है आपको, शायद मिल सकती है, रैंक पर डिपेंड करेगा, शायद मिल सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डीवी से डिवाइड करेंगे, डी यू बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट टी, वन को डिवाइड करना है डीवी से कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टी डीएस बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस पी, डीवी से डीवी कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन। अब हम जानते हैं मैक्सवेल स्क्वायर से हमारा ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आता है? ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आता है? ये आता है आपका dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v के। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। मैक्सवेल स्क्वायर से यही आता है, मैक्सवेल स्क्वायर से यही आता है ना? मैक्सवेल स्क्वायर से यही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह पर ये उतार देंगे। ये हमारा कहां से आया? कहां से आया? मैक्सवेल स्क्वायर से आया। ये हमारा कहां से आया? मैक्सवेल स्क्वायर से आया। देखो मैक्सवेल स्क्वायर पहले लेक्चर में पढ़ा था, कितना बढ़िया यूज हो रहा है, कितना बढ़िया यूज हो रहा है, राइट? ठीक है, तो इसको यहां आ जाएगा तो आपका क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? आपका डेल यू लिख लो इसको, चाहे मैं डी यू लिख लो, डेल यू लिख लो एक ही बात, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू टी पी टी वी माइनस पी। आपको क्या याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। इसको याद किस तरीके से रखेंगे? याद किस तरीके से रखेंगे? टीवी सबके घर में होता है, टीवी सबके घर में होता है, उससे पहले टीपी ले लो, टीपी टीवी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी। बस इसको एक बारी थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो, टीपी टीवी माइनस पी। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी एंड टीपी टीवी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी। इस तरीके से इसको दिमाग में घुसा लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, टीपी टीवी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। टीवी सबके घर में होता है, इस तरीके से दिमाग में फिट कर लो, फिट कर लो, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। बोलो बात समझ में आती है? आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है? आपको सिर्फ यही याद रखना है, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। इसको याद इस तरीके से रखो, टी पी टी पी टी वी माइनस पी। इसको बस याद इस तरीके से रखो, ठीक है? टी पी टी वी टी पी टी वी माइनस पी, इसको बस इस तरीके से याद रखो, टी पी टी वी माइनस पी। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात, कोई समस्या नहीं होगी किसी को इसमें, ठीक है? ये आ गया। अब आगे चलो, आगे चलो, ठीक है? 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है? इधर देखो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आई? डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू टी पी टी वी माइनस पी, टी पी टी वी माइनस पी। इस तरीके से याद रखना है, टी पी टी वी माइनस पी, ठीक है? ठीक है, अब हमें ये कैसे याद रहेगा? ये कैसे याद रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है? हमें ये कैसे याद रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये बताना क्या होता है? अभी पढ़ा है मैंने आज के लेक्चर में, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज के लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी
क्या होता है? डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, सीवी सीवी सीवी, राइट 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 राइट, सीवी। बाकी लोग सब बताओ यार, क्या कर रहे हो? डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, राइट। तो डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी हमारा सीवी होता है। तो गलती बस नहीं करनी, अगर v कांस्टेंट दिखेगा तो cv है, बस उसको पलट दो नीचे, तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट t होगा, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, वो हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, जो होता है टीपीटीवी माइनस पी, जो होता है हमारा टीपीटीवी माइनस पी। ठीक है, डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, राइट। डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी आपका सीवी हो जाएगा। डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये लिख लो, टीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी आपका आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट में। सही है। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो आइडियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू बताइए फॉर द आइडियल गैस। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताइए। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर द आइडियल गैस क्या होता है? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सिंपल सा डेरिवेटिव सॉल्व करना है, पिछले 2 दिन से करते आ रहे हैं कि डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी यही सॉल्व करना है। ठीक है, कोई बात नहीं सोवन, कोई बात नहीं, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझो बस जो बता रहा हूं। ठीक है, रिपीट देख लेना वीडियो को, पीछे पड़ा रहेगा 1-2-4 दिन। ठीक है, ये बताइए मुझे आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या होगा? जवाब आ चुके हैं 0 0 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो तुम लोग, गजब, ग्रेट। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। सॉल्व करके दिखा दूं, सॉल्व करके दिखा दूं? चलो देख लो यार, तुम सॉल्व करके भी देख लो। हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, डेरिवेटिव क्या लेना है? p का डेरिवेटिव t के साथ, तो p की वैल्यू क्या? आर टी बाई वी, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, आइडियल गैस के लिए क्या आएगा? आर बाई वी, आर बाई वी, तो इसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बहुत बार करा लिया। आर बाई वी हो जाएगा यहाँ पे, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू आर बाई वी हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव लूंगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, आर बाई वी आएगा माइनस पी, माइनस पी, बस रखो अब तो कहानी। p की वैल्यू क्या है? आर टी बाई वी, पी उतारूंगा यहाँ पे आर टी बाई वी, इस p की जगह पर यहाँ आ जाएगा आर टी बाई वी, और आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कट, आंसर 0 आ जाएगा। आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कट, आंसर 0 आ जाएगा। बोलो सही है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये आ जाएगा 0। क्लियर होगा सबको? कोई समस्या नहीं होगी, राइट? कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो इधर देखो, इधर देखो, अगर यही चीज मुझे सॉल्व करनी हो, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, जो हमारा किसके इक्वल होता है? टी पी टी वी, टी पी टी वी माइनस पी, अगर इसकी वैल्यू वेंडरवॉल गैस के लिए निकालनी हो, यानी रियल गैस के लिए निकालनी हो, वेंडरवॉल गैस जिसको हम रियल गैस भी कहते हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इनटू में v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू में एन आर टी। तो ये बता सकते हो क्या होता है? ये बता सकते हो क्या होता है? या इसको सॉल्व कराऊं? ये बता सकते हो क्या होता है? ठीक है, p प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू में एन आर टी। रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू बता सकते हो? ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। रियल गैस के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू क्या होती है? आंसर क्या होता है? लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन श्रेया, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है? रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है? फॉर द रियल गैस, वेंडरवॉल गैस के लिए इसकी वैल्यू आती है ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू आती है ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, राइट? ठीक है, रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू आती है ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूं, डिफरेंशिएशन वगैरह खुद कर लेना। p की वैल्यू यहां से निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें क्या सॉल्व करना है? डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। बेसिकली हमें क्या सॉल्व करना है? डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो p की वैल्यू यहां से क्या आएगी? ये मल्टीप्लाई में है v माइनस एन बी, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस में ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई वी माइनस एन बी, और ये फिर माइनस का ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर उधर, प्लस का ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, है ना, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा माइनस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बस रख देना अब तो। ठीक है, ये आ गई आपके P की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव लोगे टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई फंक्शन है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V की वैल्यू आएगी NR बाई V माइनस NB, डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V की वैल्यू आएगी NR बाई V माइनस NB, उसको वहां रखना बस, NRT बाई V माइनस NB, माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना खुद, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। जिसको ना समझ में आए आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बता दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो बात बस इतनी याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो बात इतनी याद रखनी है दैट फॉर द रियल गैस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू आती है an स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू आती है an स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, तो इसको नेट 2020 का क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नेट 2020 का क्वेश्चन था ये, राइट, है ना, नेट 2020 का क्वेश्चन था, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी इधर देखो, आपको बस क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू, जिसको हम पाई टी भी लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरनल प्रेशर। किसी भी सिस्टम का इंटरनल प्रेशर, ठीक है, इसको हम सिस्टम का इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर द आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और an स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर होती है फॉर द रियल गैस, an स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर होती है फॉर द रियल गैस, बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। ए होता है आपका इसका प्रेशर का जो कांस्टेंट आता है साथ में, और वॉल्यूम के उसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर, एंड बी यहां पर होते हैं इसके प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शन फैक्टर, जो हम गैसियस स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, करेक्शन फैक्टर कहते हैं इनको। ठीक है, इंटरनल प्रेशर क्यों कहते हैं, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी है, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है वॉल्यूम के साथ, तो सिस्टम के इंटरनल प्रेशर होता है। ठीक है, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज कर रहा है वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव होते हुए इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब अगर सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा तो वो चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरनली चेंज इसका होता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर इंटरनल चेंज होगा तो उसका इंटरनल प्रेशर चेंज होगा, इसलिए इसको पाई टी इंटरनल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ वैन डर वाल गैस कांस्टेंट होते हैं, करेक्शन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर इज डिफरेंट सर। यस, बिल्कुल मुस्कान, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है। ठीक है, वो तो आपका जब सिस्टम में सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा होता है, सॉल्वेंट अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहा होता है तो उसको रोकने के लिए हम जो प्रेशर ऊपर से लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये इंटरनल प्रेशर, ये सिस्टम के अंदर का प्रेशर होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम सिस्टम पे ऊपर से लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात नोट करके यहाँ पे सुनिए, that for the ideal gas internal energy is only function of temperature. Internal energy is only function of temperature. आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं गौरव, कौन सा पॉइंट रिपीट करें, बता दो। ठीक है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। कैसे कह रहे हैं हम ये बात, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने निकाली, क्या आती है, CV। और अगर हम वॉल्यूम क्या देखते हैं आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी देखते हैं, तो ये तो क्या आता है, 0 आता है, सॉल्व करके देख चुके हैं हम। ठीक है, ये क्या आता है, 0 आता है, सॉल्व करके हम देख चुके हैं। अब समझ में आ रहा होगा कृतिका, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, रियल गैस की बात नहीं करूंगा, आइडियल गैस के लिए
इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तो ही सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो ही सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम हीट ले रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अगर आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम चेंज करो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, del U by del V एट कांस्टेंट T 0 आता है, ठीक है। अगर आप सिस्टम का प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, del U by del P एट कांस्टेंट T 0 आता है, del U by del P एट कांस्टेंट T 0 आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये सॉल्व कर लोगे कि करवाऊं इसको? वो दोनों तो हमने देख लिए, del U by del T एट कांस्टेंट V, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख लिया ये तो हमने, ठीक है। पाई टी वाला, ओके पाई टी वाला बता दूंगा, ठीक है। del U by del T एट कांस्टेंट V 0 होता है, del U by del T एट कांस्टेंट V CV होता है, समझ लिया हमने हीट कैपेसिटी। del U by del V एट कांस्टेंट T 0 होता है आइडियल गैस के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बस याद रख लेना, दिमाग में घुसा लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। गलती से भी उसके लिए मत लगा के आना, गलती से भी रियल गैस के लिए मत लगा के आना, इसको बहुत मारूंगा, गलती मत कर देना, ठीक है। del U by del V एट कांस्टेंट T 0 होगा आइडियल गैस के लिए। ओके सर करा दो सिमरन से, ठीक है कराते हैं। देखो अभी इधर अभी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करवा देता हूं, ठीक है। सो del U by del V एट कांस्टेंट T 0 होगा, ठीक है। और ये भी 0 होगा आइडियल गैस के लिए, ओनली सिर्फ आइडियल गैस के लिए। पहले पाई टी वाला समझो, कुछ नहीं गौरव, सिर्फ del U by, मैं कह रहा हूं कि del U by del V एट कांस्टेंट T जो है उसको हम पाई टी कहते हैं, उसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं। वॉल्यूम के साथ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होने से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो उसके अंदर में चेंज आ रहा है, इसलिए हम इसको एक तरीके का इंटरनल प्रेशर सिस्टम का कहते हैं। और इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 होती है, रियल गैस के लिए an² होती है, सही है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए 0 होती है और रियल गैस के लिए an² होती है, ठीक है। अभी इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें देखना है इसको, del U by del P एट कांस्टेंट T, ये आइडियल गैस के लिए 0 आना चाहिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। du की वैल्यू क्या होती है, dq प्लस w को लिख सकता हूं माइनस pdv, और dq को क्या लिख सकता हूं tds, डायरेक्ट लिखूंगा tds माइनस pdv। del U by del P है तो इसको क्या करो, प्रेशर से डिवाइड करो, सो del U by del P कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो, T एज इट इज del S by del P एट कांस्टेंट T, सही है, माइनस P del V by del P, क्योंकि प्रेशर से डिवाइड करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, del V by del P एट कांस्टेंट T। बोलो इतनी बात सबको समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? सर ये du by dp को एक्सप्लेन कर दीजिए। वही कर रहा हूं विभा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस के लिए ये भी 0 होगा। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। देखो भाई भागो मत, व्यूअर्स रहने चाहिए, लाइक शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज डिटेल आपके सारे पॉइंट डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, तो जितने ज्यादा लोगों को उतना मजा आएगा, ठीक है। यही लाइव में पढ़ना है, डाउट्स भी तभी आपके साथ साथ क्लियर होंगे, बाद में कौन बताएगा, राइट, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अभी मैक्सवेल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, वन सेकेंड, व्हाट इज दिस हैपनिंग, राइट, ठीक है, यस, मैक्सवेल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। इधर देखो, मैक्सवेल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं SPVT, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ds by dp एट कांस्टेंट T, किसके इक्वल आएगा, dv by dt एट कांस्टेंट P के। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, dv by dt एट कांस्टेंट P, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और माइनस में आएगा क्योंकि वॉल्यूम पर नेगेटिव का साइन आता है, वॉल्यूम पर एरो आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस टी del v by del t एट कांस्टेंट P, और यहां हो जाएगा ये माइनस p del v by del p एट कांस्टेंट t। बोलो इतनी बात समझ में आती है? pdv पर uv क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा, क्या कह रहे हो अमन, pdv पर uv क्यों नहीं लगा?
अरे ds बाई dp था, उसको मैंने प्रीवी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी मैक्सवेल स्क्वायर लगा के। क्यों? क्योंकि मुझे आइडियल गैस के लिए सोल्व करना है, और आइडियल गैस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होता है, तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को del u बाई del p एट कांस्टेंट t को प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में ले आया, राइट। तो उसमें पूरे एक्सप्रेशन को प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में ले आया, ठीक है। ध्यान से बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गई आपकी अभी तक del u बाई del p एट कांस्टेंट t की वैल्यू। ये हो गई आपकी del u बाई del p एट कांस्टेंट t की वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। pdv कैसे हुआ? अरे ये तो है ना, dv के नीचे तो dp किया था। w को वैल्यू क्या होती है? माइनस pdv। ठीक है, w की वैल्यू क्या होती है? माइनस pdv। बस वही लिखा मैंने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, du इज इक्वल्स टू dq प्लस w। dq को लिख दिया tds और w को लिख दिया माइनस pdv। pdv तो लिख दिया उसको, w को ही तो लिखा माइनस pdv, और प्रेशर कांस्टेंट था वॉल्यूम के और dp के साथ उसको डिवाइड कर दिया। del u बाई del p एट कांस्टेंट t, del s बाई del p एट कांस्टेंट t माइनस p dv बाई dp एट कांस्टेंट t। बोलो कहां दिक्कत है? समझ में आना चाहिए, राइट। अभी बताओ कहां दिक्कत है? अभी बताओ कहां दिक्कत है? ठीक है, चलिए क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया, यहां तक सबको क्लियर। अब क्या करना है? आइडियल गैस के लिए इन दो डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। आइडियल गैस के लिए इन दो डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। आइडियल गैस के लिए इन दो डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, कर दो। आइडियल गैस के लिए इन दो डेरिवेटिव को सॉल्व करो। हमें पता है आइडियल गैस का एक्सप्रेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू RT। एक बार मुझे वॉल्यूम का डेरिवेटिव किसके साथ करना है? टेम्परेचर के साथ। एक बार वॉल्यूम का डेरिवेटिव किसके साथ करना है? प्रेशर के साथ। वॉल्यूम की वैल्यू क्या? RT बाई पी, RT बाई पी। सो डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P किसके आ जाएगा? डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P किसके इक्वल आ जाएगा? डेल V बाई डेल टी, टेम्परेचर ऊपर है, ये आ जाएगा R बाई पी, और डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट T किसके आ जाएगा? डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट T किसके इक्वल आ जाएगा? डेल V बाई डेल P आ जाएगा माइनस RT बाई पी स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को समस्या? बोलो यहां तक किसी को समस्या? pdv है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर है, तो डिफरेंशिएट में uv नहीं लगना चाहिए। माइनस pdv है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर है। हाँ, तो डिफरेंशिएट के टाइम uv, अरे आप उसमें क्यों घुस रहे हो? uv तक उसको क्यों लेके जाना है? मैंने जस्ट उसको मैक्सवेल स्क्वायर से बदला है, मैंने उसको मैक्सवेल स्क्वायर से बस बदला है। बस इसमें आपको कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने जो पॉइंट बताया आप उसको समझिए बस। du आएगा आपका TdS माइनस pdv के इक्वल, इसको प्रेशर से डिवाइड करो, बस dp से डिवाइड करो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यूं ही दिमाग लगाना है। du बाई dp एट कांस्टेंट t कांस्टेंट है, रहने दो, ds के नीचे लो उसको बस dp बाई कांस्टेंट t, राइट। उसको इधर लो माइनस p, dv के नीचे लो dp एट कांस्टेंट t। बताओ कहां समस्या है? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर है। हाँ, तो डिफरेंशिएट टाइम यू, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका क्या डाउट है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको भी दोबारा मैंने बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूवी मेथड की बात कह रहे हैं। यूवी मेथड कौन सा है? ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो आएगा, राइट, जीरो आएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करना, इसको यहाँ पे सॉल्व करना। डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह रखोगे आर बाई पी, और डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह रखोगे माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर। तो इधर देखो बस क्या बन जाएगा ये आपका डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल है? माइनस टी डेल वी बाई डेल टी, तो माइनस टी के साथ आ जाएगा आर बाई पी, माइनस टी के साथ आ जाएगा आर बाई पी, और यहां पर ये माइनस पी के साथ आ जाएगा, माइनस पी के साथ आ जाएगा माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस आर टी इंटू में पी बाई पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस पी इंटू में आर टी बाई पी स्क्वायर। ये पी से एक पी की पावर कट जाएगी, ये क्या बनेगा माइनस आर टी बाई पी, वो बन जाएगा आपका प्लस आर टी बाई पी, दोनों कट जाएंगे और आंसर जीरो आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। अभी जिसको नहीं समझ में आता हो बस काम की बात याद रखो, डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसी भी पेपर के अंदर आपको डेरिवेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप बस इतना याद रखिए। ठीक है,
आप बस इतना याद रखिए, ठीक है, इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। माइनस आर टी बाई पी ये कट जाएगा। बोलो सबको क्लियर है, कोई समस्या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? सभी को क्लियर है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट सभी को क्लियर? फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट सभी को क्लियर? फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी भी अगर अमन आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अमन एंड गौरव। ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। ठीक है, हम बात करेंगे सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी अब? सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। ठीक है, ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी होता है। ध्यान से समझते चलना, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझते चलना। H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी होता है, इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा? डी यू प्लस में पी डीवी प्लस में वी डीपी। प्रेशर को कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम का डेरिवेटिव डीवी, वॉल्यूम का कांस्टेंट लिया, डीपी आ जाएगा। ठीक है, कहानी भाई, डी यू को उतार दो, डी क्यू माइनस, डी यू को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी क्यू माइनस पी डीवी, डी क्यू माइनस पी डीवी उतार दो, डी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी क्यू माइनस पी डीवी, ये हो जाएगा यहां पे प्लस का वीडीपी। ठीक है, प्लस का वीडीपी। ठीक है, अब डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? टीडीएस। डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? टीडीएस। ठीक है, डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? टीडीएस लिख सकता हूं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए, हाँ, ठीक है, तो इसको मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूं? टीडीएस, राइट। ठीक है, डी एच इक्वल्स टू टीडीएस प्लस वीडीपी हमें बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, एक एक्सप्रेशन इसका यहां से वो बनता है, रुको जरा, टीडीएस, टीडीएस। ठीक है, ये हो जाएगा टीडीएस और ये हो जाएगा यहां पे, ठीक है, टीडीएस। अच्छा, डी यू की वैल्यू क्या होगी? डी यू की वैल्यू होगी डी क्यू माइनस पी डी। देखो यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट 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 राइट, इधर देखो, इधर देखो, डी यू की वैल्यू क्या होगी? डी यू की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू माइनस पी डीवी। तो डी यू की जगह पर उतारो, इस डी यू की जगह पर उतार रहा हूं, इस डी यू की जगह पर उतारो डी क्यू माइनस पी डीवी। ऑलरेडी एक प्लस का पी डीवी है, ऑलरेडी एक प्लस का वीडीपी है, यहां मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, क्योंकि डी यू की वैल्यू उतारी हमने फर्स्ट लॉ से डी यू की वैल्यू उतारी डी क्यू माइनस पी डीवी। ठीक है, फर्स्ट लॉ से इसकी वैल्यू उतारी डी क्यू माइनस पी डीवी। ठीक है, ये कट जाएंगे और डी क्यू की वैल्यू क्या होती है? टीडीएस। तो आपका डीएच क्या बन रहा है? टीडीएस प्लस वीडीपी। ठीक है, डीएच क्या बन रहा है आपका? टीडीएस प्लस वीडीपी। इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इधर आ जाओ। ठीक है, इसका यूज करेंगे, क्या वीडीपी कट होगा? वीडीपी कट हो गया, बिल्कुल ठीक है, वीडीपी नहीं पीडीवी कट होगा, राइट, पीडीवी कट होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही है, सही है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। चलो इसको लिखता हूं मैं यहां पे, इसको लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अच्छे से इसको देखते हैं। तो डीएच का वैल्यू क्या आई हमारी? डीएच की वैल्यू आई हमारी टीडीएस प्लस में, टीडीएस प्लस में, टीडीएस प्लस में वीडीपी, टीडीएस प्लस में वीडीपी। क्या करो, इसको डब्बे के अंदर बंद करते हैं, भूलना नहीं है, भाग जाती है फिर दिमाग खराब होता है, समझ नहीं आती कहां से करना था। ठीक है, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, वन को डिवाइड करो बाय दी डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, डिवाइड करो वन को डीपी पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट। ठीक है, डिवाइड करो डीपी से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कर दो डिवाइड, कर दो डिवाइड, क्या हो जाएगा? डीएच बाई डीपी, डीपी एट कांस्टेंट टी क्या हो जाएगा? टी डीएस बाई डीपी, टी डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टी, प्लस में v बनेगा, डीपी बाई डीपी कट जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, हाँ कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, टी डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टी प्लस का v। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात पे कोई समझ नहीं। लाइक शेयर करते रहो यार, लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर नहीं टूटने चाहिए, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो के नीचे शेयर का बटन दबाओ, उसको शेयर करो जगह जगह। अब मैक्सवेल स्क्वायर से निकाल लो,
मैक्सवेल स्क्वायर से निकाल लो SPVT, मैक्सवेल स्क्वायर से निकालो S से P, P से T, S से P, P से T किसके इक्वल होगा? V से T, T से P के। ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P प्लस का V। तो ये क्या बनेगा? एक तरीके का एक्सप्रेशन, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये आपका बनेगा dH बाई dP एट कॉन्स्टेंट T किसके इक्वल बनेगा? किसके इक्वल बनेगा? V माइनस टीवी टीपी के, V माइनस टीवी टीपी के। अब आपको रिलेशन एक तरीके का क्रैक याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक तरीका याद हो जाएगा। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी? टीपी टीवी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी, वहां पे टीपी ऊपर आ रहा था, टीवी आ रहा था, टीपी टीवी माइनस पी, बस पी की जगह यहां वी हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, वी माइनस टीवी टीपी। वहां पे टीपी टीवी ऊपर आ रहा था, टीपी पहले आ रहा था, टीवी बाद में आ रहा था। यहां पर क्या होगा? वहां प्रेशर बाद में आता है, टीपी टीवी माइनस पी, तो यहां पर इसका वॉल्यूम पहले आ जाएगा उल्टा होकर, वी माइनस टीवी टीपी। आपको बस ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ये दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, एक ये और एक ये, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, दैट विल बी दी टीपी टीवी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी। आपको ये दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ये दो एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, टीपी टीवी माइनस पी, और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वी माइनस टीवी टीपी, वी माइनस टीवी टीपी, वी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। आपको मेनली बस ये दो बातें याद रखनी है। वो तो मैंने पढ़ाने के लिए, हर कोई पढ़ाता है, पूरा डेरिवेशन कराता है थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है ये कैसे होगा। बोलो समझ में आ रहा है? लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर नहीं टूटने चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? लाइक शेयर नहीं कम होने चाहिए, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। थर्मोडायनेमिक्स इतने अच्छे से कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा होगा यूट्यूब के ऊपर, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं इनको सॉल्व करने में, राइट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, टीपी टीवी माइनस पी, और वो हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपको बस याद रखना है टीपी टीवी माइनस पी, वी माइनस टीवी टीपी, टीपी टीवी माइनस पी, वी माइनस टीवी टीपी। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं हम आगे, चलते हैं हम आगे। अब निकालो इसकी वैल्यू, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू निकालो फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगी? आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? एक्सप्रेशन इसका V माइनस टीवी टीपी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल? V माइनस टीवी टीपी के, V माइनस टीवी टीपी के। बताओ इसका एक्सप्रेशन बताओ, बताओ इसका एक्सप्रेशन बताओ। आइडियल गैस के लिए क्या आएगा? ये आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। ये सेकंड लॉ का नहीं है, अभी सेकंड लॉ कृतिका स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट लॉ ही चल रहा है, फर्स्ट लॉ ही चल रहा है, ठीक है। जीरो आएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जीरो आएगी, जीरो आएगी, राइट, बिल्कुल सही, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, ग्रेट 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 ऑल यू गाइस, जीरो, राइट। तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू आएगी जीरो। सॉल्व कर लोगे? मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है, ठीक है। और रियल गैस के लिए बी माइनस टू ए बाई आर टी आएगा, बिल्कुल सही अमन कुमार, बिल्कुल सही, ठीक है। रियल गैस के लिए बी माइनस टू ए बाई आर टी आएगा। सॉल्व कर लोगे? मैं नहीं करा रहा, ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद ही, ठीक है। बस इस डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को, राइट, आर बाई पी आएगा, बस आर बाई पी को उसको रख देना वहां पे, वी की वैल्यू आर टी बाई पी, कट जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है, ठीक है। और रियल गैस के लिए भी निकाल लेना खुद ही, रियल गैस के लिए भी खुद ही निकाल लेना, रियल गैस के लिए भी खुद ही निकाल लेना, खुद ही निकाल लेना कि आपका डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, रियल गैस के लिए डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, रियल गैस के लिए बी माइनस टू ए बाई आर टी आता है। सॉल्व कर लेना, ए बी माइनस टू ए बाई आर टी आता है। रियल के लिए सॉल्व करा दो, रियल के लिए सॉल्व कराऊं? कर लो रियल के लिए सॉल्व, बी माइनस टी वी टी पी, पूरा उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर तुम भी उलझोगे, मैं भी उलझूंगा कहीं, ठीक है। हाँ टफ पड़ता है वो, मुझे भी पता है, काफी उसमें लंबा चौड़ा जाता है, ठीक है। तो भाग जाएंगे लोग यहाँ से, ये बोर कर रहा है ये, ठीक है, खुद करना उसको। और नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा। नहीं तो याद रखो, और वैसे भी डेरिवेशन आपके कहीं काम नहीं आनी,
कहीं काम नहीं आनी, कहीं पेपर में किसी में आपने डेरिवेशन नहीं करके दिखाना, राइट। आपसे पूछा जाएगा, आप सीधा आंसर मारेंगे b-2a/rt, फोकट में आप याद भी नहीं करते, है ना, कर लोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल यही स्पिरिट होनी चाहिए, करना है खुद ही, सारी चीज मैं करा दूंगा, हलवा पकड़ा दूं मैं बना के, खुद भी मेहनत कर लो, कुछ पूरा का पूरा मैं ही दे दूं यहाँ पे सब कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। अब कहानी वही कि अब क्रग हमारा क्या निकल कर आता है, क्रग हमारा ये निकल कर आता है कि आइडियल गैस के लिए आपकी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों की दोनों आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इस बात को दिमाग में घुसा लेना, ठीक है, इस बात को दिमाग में घुसा लेना कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी फॉर द आइडियल गैस, ठीक है, इस बात को दिमाग में घुसा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, चाहे डेल एच बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हो, चाहे डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी हो। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी क्या होता है हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस के लिए 0 आता है। डेल एच बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हो, इसको सोल्व करके देख लेना, ये भी आइडियल गैस के लिए 0 आता है। लेकिन डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये 0 नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, ये 0 नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, ये हमारा 0 नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बताइए क्या आएगा, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ ये क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, जल्दी से बताइए। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बताओ किसके इक्वल आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताइए किसके इक्वल आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट कर किसके इक्वल आएगा, बताओ यार, कमेंट करो जल्दी से, बताओ किसके इक्वल आएगा डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अरे आज ही तो पढ़ा, अभी आज ही के लेक्चर में पढ़ा, बताइए किसके इक्वल आएगा, आज ही के लेक्चर में पढ़ा है, बताओ जल्दी। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, वो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, उस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। 2n² rt, अरे भैया डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अभी पढ़ाया, सीपी के इक्वल होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या कर रहे हो, सीपी के इक्वल। इतनी देर लगती है कोई, इतनी देर थोड़ी लगती है, ठीक है। क्वेश्चन लिखूं, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, चलो ठीक है, चलो ये बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में वर्डिंग्स में नहीं लिखता, डायरेक्टली वैसे समझा के लिखता हूं। मान लो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं u वर्सेस t के बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं u वर्सेस t के बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है सिस्टम का, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। ये ग्राफ कहीं से भी जाए, चलो मैं यहां से बना रहा हूं, मान लो कहीं से भी जाता हो, इसका स्लोप बताइए मुझे क्या आएगा, इसका स्लोप कमेंट कीजिए क्या आएगा, इसका स्लोप बताइए मुझे क्या आएगा, जल्दी से बताइए। अगर मैं u वर्सेस t के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो स्लोप क्या आएगा, कमेंट प्लीज, जल्दी से बताइए क्या आएगा। du बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v, अब तो हो गया कहानी खत्म, अब तो बता दो। अरे 0 कैसे 0 भाई, CV आएगा, राइट, बिल्कुल सही,
u वर्सेस t, dy बाई dx होता है स्लोप, dy बाई dx होता है, यानी du बाई dt होगा स्लोप, du बाई dt होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसके इक्वल आएगा, वो cv के होता है। किसके इक्वल आएगा, cv के इक्वल होता है। यार कैसे जीरो कह रहे हो भाई, यही तो याद रखना है, यही तो याद रखना है कि du बाई अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के लिए और उसकी वैल्यू cv आएगी, ठीक है। और अगर यही du बाई dv कर दूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जस्ट वॉल्यूम अंदर टेम्परेचर बाहर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाती है। लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाती है, सही है। चलो ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, चलिए और देखते हैं कुछ। ओके, इस टाइप की क्वेश्चंस मैं पहले ले चुका हूं। आज के लेक्चर से रिलेटेड देखते हैं, आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ देखते हैं, मिलता है तो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डाले थे, ठीक है, तो वो आपको वहां देखने को पड़ेंगे कॉन्टेस्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्टेस्ट इसका कल हो चुका, गलती से वो गलत हो गया था, कॉन्टेस्ट इसका हो चुका, ठीक है। तो आज 3 वाला अपलोड किया गया है, उसको जाके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैंने सुबह डिस्कस कराई दिया था, इसको 4 वाले के कॉन्टेस्ट को कल डिस्कस कर लेंगे सुबह, ठीक है। 4 वाले कॉन्टेस्ट को कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं उधर दे दूंगा बाद में, ठीक है, और किसी कॉन्टेस्ट में दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो चलिए, तो फिर 0 आएगा फर्स्ट के लिए, किस फर्स्ट के लिए पूजा, 0 आएगा फर्स्ट के लिए, किस फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये cv आएगा, और अगर del u बाई del v एट कॉन्स्टेंट ही होगा तो इसके लिए 0 आएगा, राइट। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने सॉल्व कर ली है, आइडियल गैस के लिए 0 होती है, राइट, ठीक है। चलो तो फिर आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी कुछ CP/CV के रिलेशन कराने थे, लेकिन फिर मैं और मैथमेटिक्स में घुसूंगा तो आप लोग का दिमाग खराब होगा, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। नहीं तो आज मन था मेरा CP/CV के रिलेशन और करा दूं, लेकिन अभी नहीं करा रहा, ठीक है। कल मिलेंगे, कल करेंगे उनको, ठीक, उनको कल सीखेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में लफड़ा हो जाता है फिर आप लोग को, सही है, ठीक है। आज कॉन्टेस्ट नहीं होगा, आज कॉन्टेस्ट सॉन्ग मीडिया, आज कॉन्टेस्ट नंबर 3 अपलोड हुआ है, आप 3 को जाकर देख लेना, ठीक है। 3 को जाकर देख लेना, 3 का प्रैक्टिस कर लेना, डिस्कशन मैंने उसका करा दिया है सुबह, अब 3 वाले को जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी फिर आगे करेंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स PDF मैं इसको डलवा दूंगा, ठीक है। इसको मैं कल सुबह मुझे याद दिला देना, लाइव के अंदर, कॉन्टेस्ट के अंदर, मैं कल सुबह इसका बाद में जाके PDF अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चलिए गुड बाय, हाँ PDF करा दूंगा, ओके चलो गुड बाय, बाय, टेक केयर, गुड बाय। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT रुड़की, CSR JRF गेट क्वालिफाइड राइट नाउ फ्रॉम IFAS, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग गाइज।